नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बालाजी पेशवा जो थे, पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में जाना था कि पेशवा बनने के बाद में उन्होंने मराठा साम्राज्य में कौन कौन से किस प्रकार से सहयोग दिए थे, ठीक है, और शासन का संचालन किस प्रकार से किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, वो बालाजी बाजीराव का पार्ट 1 था और अब ये जो वीडियो है ये बालाजी बाजीराव का पार्ट 2 है। क्या है? यानी आप इसे टॉपिक, ठीक है जी, टॉपिक 2 कह सकते हैं। किसका? बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक पेशवा के पद पर रहते हैं और मराठा साम्राज्य का संचालन करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब इन्होंने अहमद शाह के एजेंट यानी प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को सिंहासन से हटा दिया था दिल्ली से, यानी वो मीर बख्शी के पद पर था, है ना। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, ठीक, तो दिल्ली पे उसे नियुक्त किया। तो रघु जी ने जाकर उन्हें मराठा सैनिकों के साथ उन्हें हटा दिया। अब उन्हें हटाने के बाद में होता क्या है, अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया दिल्ली में। इसके बाद में ये बात मालूम चलती है अहमद शाह अब्दाली को, तब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक और इतिहास में मशहूर पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या? पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या होता है, पेशवा बालाजी बाजीराव अपने बेटे विश्वासराव, किसको? इनका बेटा था विश्वासराव, इसके नेतृत्व में यानी विश्वासराव के मार्गदर्शन में, यानी सेना को जो रास्ता दिखाएंगे वो विश्वासराव दिखाएंगे। इनको क्या, इनकी मराठा सेना यानी भेजते हैं, ठीक। क्यों भेजते हैं? क्यों? अब होता क्या है, नजीबुद्दौला, ठीक है ना, नजीबुद्दौला और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, वो पहले ही मराठाओं से हार गए थे और इन्हीं ने ही अहमद शाह अब्दाली को सहयोग भी किया था और इन्होंने ही फिर दोबारा से मराठाओं से जो संघर्ष हुआ था वो इन्हीं की देन था। शुजाउद्दौला, अवध के नवाब और नजीबुद्दौला जो मीर बख्शी एजेंट बना के फिर रख दिया था, यही थे अहमद शाह अब्दाली के कृपा पात्र। अब होता क्या है, अपने बेटे के नेतृत्व में मराठा बालाजी बाजीराव सेना भेजते हैं, लेकिन असली जो ताकत थी, वास्तविक जो सेनापति थे वो बाजीराव के ही भाई थे, चचेरे भाई। उनका नाम क्या था? जो सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ, याद रखना। असली वास्तविक जो सेना की कमान थी वो इनके हाथ में थी। ये तो हो गई इनकी सेना की, सेनापतियों की और इनके पुत्र की मार्गदर्शन की बात, नेतृत्व की बात। अब होता क्या है, इसमें एक तो पैदल टुकड़ी थी सेना में और है ना तोप खाने की टुकड़ी। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था उसके बारे में भी जान लो, क्योंकि इतिहास में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो होता क्या है, पैदल और तोप खाने की जो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था वो इब्राहिम खां गर्दी। याद रखना कि मराठों की पैदल और तोप खाने वाली जो टुकड़ी थी, उस टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहा था और वास्तविक सेनापति कौन था? बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ। और सेना किसके नेतृत्व में थी? तो बाजीराव के बेटे विश्वास राव के। देखो, एक ही सेना से 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपरों में पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब युद्ध के मैदान में सेना पहुंच जाती है मराठों की, तो मल्हार राव होलकर, ये क्या है, इस सेना के बीच में से ही निकलकर भाग जाते हैं। बहुत दुख की बात है भैया, ये भाग गए। अब इसमें होता क्या है, विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिव राव और तकोजी सिंधिया, ये वो ऐसे नामचिन्ह व्यक्ति थे जो कि पानीपत के युद्ध में युद्ध करते हुए मैदान में मारे जाते हैं।
वो युद्ध बहुत ज्यादा भयावह था। इतिहास में लगभग 28,000 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि होती है, कहीं कहीं पर ज्यादा भी होती है। ठीक है, अब इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने इस युद्ध को आंखों से देखा था, तो वो कौन था? वो था काशीराज पंडित, जिसने इस युद्ध को होते हुए देखा था। अब इसके बाद में होता क्या है कि अहमद शाह अब्दाली नजीबुद्दौला को दिल्ली का फिर अपने प्रतिनिधि के तौर पर, एजेंट के तौर पर शासन छोड़ देता, क्योंकि मराठे यहां बुरी तरह से हार गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, मराठों को, अब यहां पर भी याद रखो भैया, जब इस युद्ध में गए थे ना, तो मराठों को ना तो देखो राजपूतों ने, ना जाटों ने, ना सिखों ने बिल्कुल भी मराठों का सहयोग नहीं किया, जबकि अहमद शाह अब्दाली का और जो मुसलमान यानी और जो मुगल सरदार थे यानी मुसलमान सरदार थे, उन सभी ने अहमद शाह अब्दाली का सहयोग किया था। मराठे यहां पर अपने एक तरफा पड़ गए। ठीक है, केवल मराठों को किसका सहयोग था? एकमात्र, याद रखना, मुगल वजीर था एक, इमाद उल मुल्क। क्या याद रखना? इमाद उल मुल्क था। केवल मराठाओं को इसका ही समर्थन था यानी सपोर्ट था, और किसी का नहीं था। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद में जब मराठे हार जाते हैं, तो इसकी जो सूचना है बालाजी बाजीराव के पास में कौन भेजता है? एक व्यापारी। व्यापारी जाता है, वो इसकी सूचना देता है बालाजी बाजीराव को, लेकिन कूट भाषा में। कूट भाषा में कहता है कि 2 मोती तो विलीन हो गए, 22 सोने की असरफियां विलुप्त हो गई, और चांदी और तांबे की यानी सिक्कों की गणना तो करी ही नहीं जा सकती। उस दौरान इतना भयावह युद्ध था कि महाराष्ट्र में कोई ही घर ऐसा बचा होगा जहां पर मातम ना हो, यानी जहां पर किसी भी घर में मृत्यु किसी न किसी की नहीं हुई हो। अब ये किसने दी थी? व्यापारी के द्वारा खबर कूट संदेश में पहुंची थी। अब 23 जून 1861 में इसकी सूचना पाने के बाद में अकस्मात बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में एक हमारे इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, ठीक है, जे.एन. सरकार। क्या नाम है? जे.एन. सरकार। वो विद्वान है, इतिहासकार हैं। उन्होंने अपने शब्दों में ये शब्द बोले कि महाराष्ट्र में ही शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें मातम ना हुआ हो इस युद्ध में, पानीपत के तीर्थ युद्ध में। इसके बाद में बालाजी बाजीराव के बाद में कौन आता है? पेशवा बनकर आते हैं माधव राय। अब बालाजी की मृत्यु के बाद में माधव राय बनते हैं 1761 से 1772 तक मराठाओं के पेशवा। बनने के बाद में ये क्या करते हैं, इनकी उम्र 17 वर्ष थी, 17 वर्ष थी, तो इनकी जो मराठा परिषद ने क्या करा, इनकी रीजेंट के तौर पर रघुनाथ राव को, ठीक है ना, इनका रीजेंट रघुनाथ राव को बनाया। क्यों? क्योंकि भैया ये 17 वर्ष की उम्र थी, पेशवा के कार्य से ये बिल्कुल भी ज्यादा परिचित नहीं थे। रघुनाथ राव जो थे वो अनुभवी व्यक्ति थे कि अब शासन प्रशासन की बागडोर किस प्रकार से करनी है, तो इसलिए इसका रीजेंट रघुनाथ राव को बना दिया जाता है। और 1763 ईस्वी की घटना क्या होती है कि 1763 में ये थोड़े बहुत ताकत के साथ उभरते हैं, और उभरने के बाद में क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि भारत पर फिर से हिंदू बादशाह या मराठा साम्राज्य की पताका लहराए। तो ये क्या करते हैं, 1763 ईस्वी में निजाम को हराते हैं। निजाम को हराते हैं 1763 में, और 1763 में ही निजाम को संधि करने के लिए बाध्य कर देते हैं, विवश कर देते हैं। उस संधि का नाम था राक्षस भुवन की संधि। राक्षस भुवन संधि किसकी? माधव राव और निजाम के बीच में ये संधि होती है। ठीक, अब 1761 ईस्वी में मराठाओं ने क्या करा था, मराठाओं ने मैसूर के हैदर अली को भी हराया था।
मराठाओं ने हराए, मराठा ने माधव राव के सहयोग से, माधव राव के नेतृत्व में मराठाओं ने हैदर अली को भी, जो कि मैसूर का उस समय मैसूर का शासक था, उसे भी इन्होंने हराया था। और 1761 में महादजी सिंधिया ने मुगल बादशाह, कौन थे उस समय मुगल बादशाह? तो शाह आलम, मुगल बादशाह थे, शाह आलम को गद्दी पर बैठा दिया। यानी मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने 1771 ईस्वी में उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया, मुगल गद्दी पर। अब बादशाह पहली बार, यहां पर यह चीज याद रखना कि यहां पर मुगल बादशाह जो है मराठाओं का पेंशन भोगी बन गया, क्योंकि मराठाओं ने उसे बनाया था, बैठाया था गद्दी पर, तो यहीं पर मुगल बादशाह मराठाओं का पेंशन भोगी बन गया। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो बादशाह बनाए जाते थे वो अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे, लेकिन यहां पर ये जो बादशाह था शाह आलम, ये मराठाओं का पेंशन भोगी था। नवंबर की घटना होती है 1772 ईस्वी में, क्षयरोग यानी अकाल, अकारण यानी अकाल अकाल अकारण ही क्षय रोग से माधव राव की मृत्यु हो जाती है। माधव पेशवा जी के समय से यही महत्वपूर्ण घटना है, इससे ज्यादा इनके शासन के दौरान और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक, माधव राव नारायण जो है वो 1774 ईस्वी से 96 पेशवा की पदवी को संभालते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, 1774 ईस्वी में नारायण राव की हत्या होती है। इनसे पहले नारायण राव की हत्या होती है और इनका जो पुत्र था 1774 में, वैसे नारायण राव बनता पेशवा, लेकिन उसकी हो जाती है हत्या हो जाती है, तो उसका पुत्र था माधव राव नारायण। तो ये 1774 से 96 तक पेशवा के पद पर रहते हैं, लेकिन ये पेशवा इन्हें बनाता कौन है? तो इन्हें बनाती है परिषद, याद रखना, इन्हें परिषद, और भाई ने पेशवा बनाया था, भाई ने और पेशवा परिषद ने इन्हें पेशवा बनाया था। अब इनके समय में होता क्या है कि नाना फडणवीस ने क्या करा, और मंत्रिपरिषद ने एक काउंसिल की गठित की, काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया था नाना फडणवीस ने। ठीक है, इनके समय की ये महत्वपूर्ण घटना है। और जो अब होता क्या है, पेशवा भी नाम मात्र के शासक या उनके हाथों में बागडोर रह गई थी, क्योंकि जब से ये काउंसिल की गठित हुआ था, तभी से क्या हो गया कि प्रशासनिक जो अधिकार थे, प्रशासनिक पावर, प्रशासनिक सत्ता जो थी, वो परिषद के हाथों में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो शासन में ना प्रथम इनके समय में, भाई देखो, इसके समय में माधव राव नारायण के समय में होता क्या है, सबसे पहला मराठा और आंगल यानी अंग्रेज, मराठा और अंग्रेजों का युद्ध होता है। कब होता है? 1785 से 82 तक ये युद्ध चलता है। ठीक, इसके बाद में जो पेशवा बनते हैं वो बाजीराव द्वितीय बनते हैं, जो कि 1796 से और 1818 ईस्वी में पेशवा बनता है, जो कि रघोबा का पुत्र था। ये जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय रघोबा का पुत्र था, और 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि, बेसिन की संधि, इसके समय में क्या होता है, 1802 ईस्वी का समय होता है बाजीराव द्वितीय के समय में। इसके समय में बेसिन की संधि होती है, जिसके तहत ये क्या करता है, सहायक संधि स्वीकार कर लेता है अंग्रेजों की, सहायक संधि अंग्रेजों की स्वीकार कर लेता है। यानी अब ये पूरी तरह से अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, और अंग्रेज ही इसे कठपुतली की तरह चलाते हैं। अब इस सहायक संधि को स्वीकार करने के बाद में
मराठा सरदार जो कि और रियासतों में मराठा साम्राज्य बटा हुआ था, वो उनमें से दो सरदार, दो रियासतें, सिंधिया और भोंसले, क्या सिंधिया और भोंसले इस संधि का कड़ा विरोध करते हैं। क्या करते हैं? इस संधि का कड़ा विरोध करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बालाजी बाजीराव के जो कि पेशवा थे, उनके शासन के दौरान उनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ये बालाजी बाजीराव का पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।